हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिटी कंप्यूटर्स। और लगातार जारी है क्लासेस इंडियन हिस्ट्री की। और आज इंडियन हिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, असल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता या वैदिक पीरियड, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आज फर्स्ट पार्ट है, वो आज स्टार्ट करेंगे, वो हम देखेंगे। तो क्या कुछ खास है इसमें, देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले जो है 5 क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता जो फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज छठवां जो है लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का, और छठे लेक्चर में आप देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए, हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता या जिसे कहा जाता है वैदिक काल भी कहते हैं, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, या इसको हम बोल सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक या वैदिक पीरियड। चलिए, इसमें क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या बातें होगी, वो पहले हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली किस मुद्दों पर हम बात करेंगे या किन मुद्दों पर हम फोकस करेंगे, तो उसकी बातें हम कर लेते हैं। तो पहला जो है, पहली बात है इनकी इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, वैदिक सभ्यता की परिचय देख लेते हैं। क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इनकी परिचय देखेंगे कि वैदिक काल और जो है क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या बातें हैं, ये सब बातें हम करेंगे परिचय में। दूसरी बात जो सामने आए देखेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता लाने वाले या वैदिक जो है सभ्यता के जो निर्माता है, ठीक है, आर्य। ठीक है, तो आर्य के बारे में, ठीक है, अबाउट आर्य, आर्य के बारे में जानेंगे जानकारी। ठीक है, आर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि आर्य कहाँ से आए थे, कौन थे। ठीक है, इस प्रकार से इनका निवास स्थान कहाँ कहाँ पर था, ये हम बातें करेंगे। ठीक है, कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने आर्य को कौन कौन से स्थान से उनको जो इंडिकेट किया है, कौन कौन से स्थान से आए हैं, ये बात हम करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे वैदिक साहित्य। ठीक है, क्या देखेंगे, वैदिक साहित्य। ठीक है, क्या है, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में बहुत सारी चीज़ों पर हम जो है बातें करेंगे। और उसके अंदर अगर देखें तो एक तो है वेद, वेद की चर्चा करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद। ठीक है, वेदों की चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य में। क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
और है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। तो ये वेदों के बारे में चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य में। फिर उसके बाद बात करेंगे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, फिर आरण्यक क्या होते हैं, फिर उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, ठीक है, ये हम बातें करेंगे। चलिए, उसके बाद अगर नजर डालें तो नेक्स्ट जो है वैदिक साहित्य के बाद हम देखेंगे इनके वैदिक साहित्य के जो है प्रकार। कहने का मतलब भाग, दो भाग में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये दो भाग में देखने को मिलता है। एक भाग जिसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, क्या है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, और इस ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता दोनों में हम क्या क्या बात करेंगे, दोनों में जो है जो देखने को मिलेगा वो आपका एक तो सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की क्या है, सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। वहीं पर इनके बाद आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें, जिसमें आप देखेंगे कृषि। ठीक है, क्या देखेंगे? कृषि, पशुपालन। ठीक है, आर्थिक जीवन से। ठीक है, फिर व्यापार, क्या कृषि थे, क्या क्या व्यापार करते थे, पशुपालन थे, व्यापार। ठीक है, ये सब हम बातें करेंगे। खासकर कृषि और पशुपालन ही आपको क्या मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन के पहले देख लेंगे राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनैतिक जीवन। और राजनैतिक जीवन के बाद जो चलेंगे वो है आपकी धार्मिक जीवन, धर्म से रिलेटेड। ठीक है, धार्मिक जीवन। फिर वहीं पर कुछ बात कर लेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से जुड़ी कुछ अंतर। ठीक है, इसी के साथ साथ तो प्रॉपर ये एक कंप्लीट जो है इतना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी हम देख रहे हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक पीरियड, तो इतने जो एक पेज में आप देख रहे हैं इसको ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसको कंप्लीट करने में समय लगेगा। समय जो लगेगा वो लगभग 3 से 4 क्लास मान सकते हैं, 4 क्लास लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम जो है देखने वाले हैं वो है परिचय इसकी, वैदिक सभ्यता या वैदिक पीरियड की परिचय।
परिचय या इंट्रोडक्शन किसका भाई? वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, परिचय वैदिक पीरियड का चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं, तो एक तो पहली बातें हैं इसको समय से लेकर। ठीक है, वैदिक पीरियड जो है उनकी समय या टाइमलाइन, उनका समय या तिथि की बातें करें। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलती है 1500 बीसी। ठीक है, बीसी मतलब ईसा पूर्व से आपको देखने को मिलेगा 600 बीसी। ठीक है, तिथि या समय हम किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए पहली बात है। दूसरी बात अगर हम कहें, ठीक है, अब क्या कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता किसको कहा जाता है? ठीक है, तो वेदों पर आधारित सभ्यता को, ठीक है, क्या है? वेदों पर आधारित सभ्यता को, वेदों पर आधारित सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वेदों पर आधारित जो सभ्यता है उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वेदों पर आधारित सभ्यता क्यों? ठीक है, क्योंकि इनकी जानकारी का स्रोत, ठीक है, इनकी जानकारी का स्रोत क्या है? वेद है। ठीक है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ से अगर जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? वो वेद से मिलती है। और वेद में आप जानते हैं, एक तो आपका अभी जस्ट मैंने बताया ऋग्वेद होता है। ठीक है, दूसरा सामवेद होता है और तीसरा यजुर्वेद होता है और चौथा अथर्ववेद होता है। चार वेद है, पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें नाम लिखिए। ये चार वेद, ये चारों वेदों से जानकारी हमें मिलती है, जिसमें से आप देखेंगे ऋग्वेद से आपको जानकारी किससे मिलेगी? ऋग्वेद से। ठीक है, किसकी जानकारी मिलेगी? ऋग वैदिक कालीन सभ्यता की। ठीक है, ऋग वैदिक कालीन किसकी? सभ्यता की जानकारी मिलेगी। और वो जो सभ्यता चलने वाली है वो 1500 से लेकर जो है 1000 और बीसी तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जानकारी किससे मिलती है हमें? इसकी वेद से मिलती है। ठीक है, और वेद जैसे कि चार है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, इनसे जानकारी मिलती है, जिसमें से ऋग्वेद, ठीक है, की जानकारी जो है, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी हमें इन तीनों, बाकी तीनों वेद से मिलती है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है, इनकी जो जानकारी है वो किससे मिलती है? इन्हीं तीनों वेद से मिलती है। और जिसका समय आप जानते हैं 1000 और बीसी से लेकर, ठीक है, 1000 से लेकर 600 बीसी तक ये देखने को मिलता है। 600 बीसी। ठीक है, तो अब देख पाते हैं, पहली बात हमने की थी क्या है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, और ये जानकारी की स्रोत, ठीक है, जानकारी का स्रोत अगर देखा जाए तो जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत है आपके वेद। ठीक है, क्या है? वेद। और वेद में ये चार वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
ठीक है। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी ऋग्वेद से, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी इससे, ये सभी जो है सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद तीनों से। तो कहने का मतलब है, ठीक है, वेदों पर आधारित सभ्यता को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए अब देखिए, इसके पहले हम अगर बात करें, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, इसके पहले देखिए, तो एक तो हम पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हमने क्या पढ़े इसके पहले, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, जाहिर सी बात है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा जो देखेंगे, ठीक है, वो आपको वैदिक सभ्यता, क्या है, वैदिक सभ्यता। इसमें कुछ जो है डिफरेंशिएट हम करेंगे। ठीक है, और क्योंकि दोनों में जो है लगभग वैसी वैसी चीजें देखने को मिलती हैं लगभग। ठीक है, चलो चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बात है, ठीक है, पहली बात ये है, ठीक है, ये देखिए, ये पूरी तरह से आप देखेंगे, ये पूरी तरह से, अगर हम इसकी बातें करें, किसकी बातें करें, वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता की बातें करें तो प्रॉपर ये क्या है, पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, एक प्रकार की क्या थी, ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, क्या थी, ग्रामीण सभ्यता के रूप में इसको जानते हैं, ग्रामीण सभ्यता थे। ठीक है, और जिनके निर्माता मैंने बताया था, ठीक है, जिनके निर्माता कौन थे भाई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके निर्माता कौन है, इनके निर्माता आर्य थे। क्या थे, आर्य थे। ठीक है, चलिए, और जैसे कि वहां पर हमें क्या बोलते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी युगीन सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, इसको लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लोहे का आविष्कार इस समय हुआ था। ठीक है, यूपी के अतरंजी खेड़ा में, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के समय आप देखेंगे यूपी के अतरंजी खेड़ा में, ठीक है, 600 जो है 1000 बीसी के आसपास आप देखेंगे लोहे का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, तो लौ युगीन सभ्यता भी कहते हैं, निर्माता आर्य थे, अब ये ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए, हम यदि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप जानते हैं इनका जो टाइम लाइन था, वो 2500 बीसी से लेकर आप देखेंगे 1750 बीसी तक देखने को मिला। ठीक है, 2500 से लेकर 1750 बीसी तक था। वहीं पर अभी जस्ट हमने देखे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका टाइमिंग 1500 बीसी से लेकर आपको 600 बीसी तक देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर शहरी सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर शहरी सभ्यता थी, वही जो है कौन, वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता हमने पढ़े थे, नगर नियोजन आपको याद आ रहा होगा, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जाके, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन देखे थे, नगरों का विभाजन देखने को मिला था, संपूर्ण पर काटती जो है चौड़ी सड़की, सड़कों पर चौराहे बने हुए थे। ठीक है, नालियों का व्यवस्थित जो है देखने को मिला था। ठीक है, वाश बेसिन की जो है चीजें वहां पर देखने को मिली, वॉशरूम। ठीक है,
स्नानागार, अन्नागार, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती। तो ये सारी सभ्यता की विशेषताएं थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी। ठीक है, चलिए। और जहां पर हम इनके निर्माता की हम बात करें, ठीक है, किनके, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात करें तो ये द्रविड़ लोग थे। ठीक है, द्रविड़ जाति के लोग। ठीक है, निर्माता आप जानते हैं द्रविड़ जाति के लोग थे। वहीं पर इसके निर्माता अगर हम बात करें तो अभी जस्ट मैंने कहा निर्माता क्या है, आर्य है। ठीक है, तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट हम अगर करें, ठीक है, कुछ कुछ जो है फीचर्स पर, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, इसकी अगर हम काल की तुलना करें, काल की बात करें तो ये क्या है, ये हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल हम बात किए थे। ठीक है, ऐतिहासिक काल, आद्य से ऐतिहासिक काल और जो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। और वहीं पर चौथी की बात करें तो ये काल क्या है, ये भी क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों जो है क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये माना जाते हैं। ठीक है, जहां पर हम इनको क्या बोले थे, ठीक है, इनको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांसा बनाया गया था। ठीक है, किसका निर्माण किया गया था, कांसा का निर्माण किया गया, और कांसा का निर्माण जो है टीन और प्लस तांबा, ठीक है, टीन और तांबा को मिलाकर जो है एक निश्चित अनुपात में टीन और तांबा को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांच। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति के उदाहरण आप जो है मोहनजोदड़ो में जो है देखे होंगे। वहीं पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये लौह युगीन सभ्यता है, लौह युगीन युगीन सभ्यता। क्योंकि लौह युगीन सभ्यता आप देखेंगे तो लोहे का आविष्कार हुआ था इस समय, लोहे का आविष्कार। ठीक है, लोहे का आविष्कार, और लोहे का आविष्कार, ठीक है, आपको यूपी अतरंजी खेड़ा, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिला था, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा कहाँ पर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो लगभग 1000 बीसी, ठीक है, लगभग 1000 बीसी में आपको यूपी के अतरंजी खेड़ा में क्या देखने को मिला था, लोहे का आविष्कार देखने को मिला था। और इसके साथ ही, ठीक है, परिवर्तन देखने को मिला था जहां पर, ठीक है, राजाओं की हथियार जो है डेवलप होने लगते हैं, लोहे के बनने लगते हैं। ठीक है, कृषि में भी जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, कृषि में लोहे का जो है आविष्कार होने लगा। ठीक है, तो लोहा जैसे ही आया जो है परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक है, तो हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो आपकी जो है ताकि दोनों को आप जो अच्छे से समझें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम समझ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता भी पढ़ना बाकी है। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो चीज मैंने पहले बताया है, जो परिचय में पहले बताया है, उसी से हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे इनकी जानकारी की अगर स्रोत देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, अगर जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है, जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी आपको जो है क्या है, एक तो दो जानकारी अगर इतिहास में देखें तो एक तो पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत क्यों, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है खुदाई में मिले सामान। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है खुदाई, ठीक है, खुदाई में मिले, ठीक है, खुदाई में मिले जो भी सामग्री है, ठीक है, उससे यदि हम उस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम वैदिक सभ्यता की हम बात करें, इसकी वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके जानकारी का स्रोत जो है, जानकारी के स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत। क्या है, साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत क्यों है,
क्योंकि हमें इनकी जानकारी किससे मिलती है, वेदों से मिलती है, वेदों से, वेदों से मिलती है क्या, जानकारी। जब जानकारी वेदों से मिलती है तो ये कहने का वेद लिखे गए थे, ठीक है, वेद लिखे गए थे, आर्यों द्वारा वेदों का जो पाठ किया जाता है और इसी से हमें जानकारी का स्रोत देखने को मिलता है। जितने भी चीज आप देखेंगे, ठीक है, जितने भी चीज मैं पढ़ाऊंगा आगे, वो सभी वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में जो भी लिखा हुआ है वो आपके इतिहास में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जो भी लिखा हुआ वो इतिहास में लिखा है, ठीक है। तो वेदों से लिया गया सभी चीजें हैं स्रोत। चलिए, तो जानकारी के स्रोत, तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत है, जहाँ पर खुदाई में मिली चीजों को हम पुरातात्विक स्रोत से देखते हैं। और यहाँ पर वैदिक सभ्यता में जानकारी के स्रोत वो है साहित्यिक स्रोत, जिसमें हम देखें वेदों से जानकारी, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा डिफ्रेंशिएट आप करके ऐसे देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए, अब बात करते हैं कुछ बातें आर्यों के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब बातें करेंगे किसकी, आर्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर देखिए, निर्माता कौन है भाई, निर्माता कौन है, आर्य है, ठीक है। आर्यों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्य, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता के निर्माता, ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, चलिए, पहले बात है, अगर आर्य और आर्य का अर्थ अगर देखें, ठीक है, आर्य का अर्थ, ठीक है, आर्य का अर्थ अगर हम देखें तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। क्या है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, ठीक है, श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य, सम्राट, ठीक है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, उसी श्रेष्ठ, अपने आप को जो आर्य श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है, कुलीन कहते हैं, सभ्य कहते हैं, सम्राट कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो शब्द है, ये जो आर्य जो है शब्द है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ये संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत से लिया गया, ठीक है। और वो शब्द कौन सा है, ठीक है, वो शब्द है अब, ठीक है, आर्य, आर्य, ठीक है, वो शब्द क्या है, आर्य। संस्कृत के आर्य शब्द से किसका निर्माण हुआ है, आर्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। संस्कृत के, ठीक है, आर्य शब्द से आर्य का निर्माण हुआ है, आर्य, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य या सम्राट, ठीक है। आर्य, क्या है, आर्य, क्या है भाई, आर्य, ठीक है। तो संस्कृत के आर्य शब्द से, ठीक है, आर्य का और जो है निर्माण देखने को मिला है। चलिए, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे,
ठीक है। चलिए इसी में हम देख लेते हैं इनकी जानकारी की स्रोत। ठीक है, आर्य आखिर कहाँ से आए हैं। देखिए, आर्य का अर्थ हमने देखिए श्रेष्ठ कुलीन शब्द सम्राट होता है, जो संस्कृत शब्द से लिया गया है, और संस्कृत शब्द आर्य शब्द से लिया गया है। ठीक है, और इस आर्य, देखिए कई विद्वानों का, कई इतिहासकारों का ये मत है। ठीक है, अलग अलग मत है, आर्य के बारे में अलग अलग जानकारी है, अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग जानकारी देखने को मिली है। ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है आर्यों के बारे में, जैसे हमें कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी वही हमें कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगी वहाँ की खुदाई से। ठीक है, वहाँ से खोदे हैं जहाँ पर अन्नागार मिला, स्नानागार मिला। ठीक है, जोते हुए खेत मिले, चावल के परिणाम जो है प्रमाण मिले, बंदरगाह मिले। ठीक है, तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है, वहां से मिलती है, पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। लेकिन यहाँ पर है साहित्यिक स्रोत है, तो जानकारी का स्रोत कई यहाँ पर पुरातात्विक भी है और कई जो है साहित्यिक भी है। ठीक है, याद रखिए। जानकारी के स्रोत, ठीक है, और जानकारी के स्रोत के अंतर्गत अगर हम बातें करें, ठीक है, तो एक तो आपका जानकारी के स्रोत है पुरातात्विक, पुरातात्विक, और दूसरा साहित्यिक। ठीक है, क्या है, साहित्य। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है पुरातात्विक स्रोत। क्या देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, चलिए इस स्रोत में कुछ जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, अभिलेख देखने को मिलेगा, अभिलेख, और इन अभिलेखों में आर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इन कुछ अभिलेखों में क्या मिलती है, आर्यों की जानकारी मिलती है, जैसे कि आप देखेंगे। ठीक है, कस्की अभिलेख, क्या है, कस्सी अभिलेख। ठीक है, जो कि 1600 बीसी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कस्सी अभिलेख जो है 1600 बीसी में देखने को मिलता है, और जो अभिलेख है वो ईरान का अभिलेख है। किसका अभिलेख है, ईरान का अभिलेख है। ठीक है, और इस अभिलेख में, कस्सी अभिलेख जो ईरान का अभिलेख है, इसमें ये कहा गया है कि आर्य जो है, ठीक है, आर्य पहले ईरान पर निवास करते थे। ठीक है, और उनके बाद जो है आर्य भारत चले गए। ठीक है, आर्यों का निवास स्थान ईरान था, बाद में भारत चले गए। ठीक है, क्या कहा गया है कि आर्यों का, ठीक है, आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, ईरान था, बाद में वो क्या है, भारत चले गए, भारत चले गए। तो कहने का ये मतलब है इसका ठीक है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है, इनका तात्पर्य है, कस्य अभिलेख से ये पता चलता है कि इनके जो निवास स्थान, इनका जो है स्रोत, इनकी जो जानकारी है, ठीक है, इनसे मिलती है। और ये पहले ईरान में रहते थे, ईरान के निवासी थे, और बाद में ये भारत में आ गए। चलिए, पहली बात है। दूसरी बात है, एक है बोगज, बोगज शिलालेख, बोगज वो शिलालेख। ठीक है, शिलालेख, इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है, एशिया माइनर। ठीक है, चलिए, जो कि 1400 बीसी से आपको वो देखने को मिलती है। ठीक है, 1400 बीसी इसका टाइम लाइन अगर देखें तो 1400 बीसी में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
और इससे क्या पता चलता है भूगर्भ को या शिलालेख या एशिया माइनर से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस समय इनकी दो जो है आर्यों के जो है प्राचीन क्या थे, कबीले थे। ठीक है, आर्यों के क्या थे, प्राचीन कबीले। ठीक है, आर्यों के क्या है, प्राचीन क्या थे, कबीले। और उन आर्यों के प्राचीन कबीले में एक जिसको हम कहते हैं, वो कलर चेंज करते हैं यार। ठीक है, ये कलर ठीक रहता है। मैंने क्या कहा, आर्यों के, ठीक है, कुछ प्राचीन कबीले थे। कहा जाता है, इससे पता चलता है आर्यों के कुछ प्राचीन कबीले से, और एक का नाम जिसको कहते हैं हित्ती कबीला। ठीक है, एक का नाम क्या कहा जाता है, हित्ती कबीला। और दूसरा जिसको कहते हैं वितंडी कबीला। क्या कहते हैं, वितंडी कबीला। तो दो कबीले थे। ठीक है, एक हित्ती कबीला, एक वितंडी कबीला। और कहा जाता है कि आर्य यहाँ पर, ठीक है, इस प्राचीन समय में आर्य दोनों के बीच जो है, दोनों ग्रुपों या दोनों कबीलों के बीच क्या थे, युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी। ठीक है, संघर्ष हुआ था। और बाद में, ठीक है, समय के साथ दोनों ने ये कसम खाई कि हम क्या करेंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा की कसम खाई है। ठीक है, चार जो है देवताओं की कसम खाई है कि हम एक दूसरे पर कभी क्या नहीं करेंगे, ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे, कभी हम झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो बोगस को ये शिलालेख में, ठीक है, आर्यों की प्राचीन कबीलों की जानकारी हमें देती है। ठीक है, याद रखिए ये बातें सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आर्यों के बारे में बातें हैं। ठीक है, आर्यों के बारे में बातें हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, कि आर्य की क्या क्या बातें हैं। चलिए, ये हो गया अभिलेख के बारे में। पुरातात्विक स्रोत में हम देखें, ये अभिलेख है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख के बाद। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, फर्स्ट करके या ए करके लिख देता हूँ। ए अभिलेख हो गए। और अगर मैं बी देखूं, ठीक है, तो बी में हम देखेंगे मृत भाट। ठीक है, मृत भाट। आर्यों की जानकारी हमें जो है मृत भाट से भी देखने को मिलती है। ठीक है, मैं इसको इस तरफ लिखता हूं, क्या मेन पॉइंट हो जाएगा, तो इससे अच्छा। ठीक है, बी इस तरफ मृत भाट क्या है, मृत भाट। चलिए, और मृत भाट कहने का मतलब क्या है, मृत भाट कहने का मतलब क्या है भाई, आप जानते हैं। मृत भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। क्या है, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को हम क्या कहते हैं, मृत भांड। मृत भांड कहने का मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो जिनका यूज, जिन मिट्टी के बर्तन का यूज आर्य द्वारा की जाती है, उनकी हमें क्या मिली है, जानकारी मिली है। और 2 मिनट में चार्ज लगा देते हैं, चार्ज जो है खत्म होने वाला है। चलिए, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन मृत भांड कहने का मतलब है मिट्टी के बर्तन। चलिए,
इस मृत भांड की हम बात करें तो कई प्रकार के मृत भांड देखने को मिलता है, ठीक है। एक आपको जो है वो देखने को चलिए एक देखने को मिलेंगे गेरुए मृत भांड, ठीक है, गेरुए मृत भांड, ठीक है। और गिरवी मृत भांड कहने का मतलब है ऐसा, देखिए मृत भांड मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और उस समय मिट्टी के बर्तन से ही खाना बनाने और खाना खाने का क्या था, ठीक है, रिवाज था, ठीक है। अभी तो फिलहाल स्टील वगैरह के बर्तन आए अभी यूज करते हैं, ठीक है, वो अलग है। तो गिरवी मृत भांड कहने का मतलब है कि ऐसा मृत भांड जिसमें ऐसा मिट्टी के मृत भांड या ऐसे मिट्टी के बर्तन जिसमें ऋग वैदिक कालीन सभ्यता के लोग क्या करते थे, अपना भोजन करते थे, ठीक है। ये सभी आ रही है भाई, ऋग वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन बाद में ये डिवाइड तो हुआ है, ठीक है, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऐसा मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ऐसी मिट्टी के बर्तन जिनका, ठीक है, उपयोग ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में होती थी, ठीक है। मतलब ऋग वैदिक कालीन सभ्यता होती है, कहने का मतलब ऋग वैदिक काल में कौन रहेंगे, वही रहेंगे, क्या रहेंगे, आर्य ही रहेंगे भाई। ऋग वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो ये कौन ही रहेंगे, आर्य ही रहेंगे। तो स्टार्टिंग में ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में जो आर्य ही थे, ठीक है, वो क्या करते थे, ऐसे गिरवी व्रत भांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, गिरवी व्रत भांड। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, एक होता है लाल काले व्रत भांड, क्या है, लाल लाल काले मृत भांड। और लाल काले मृत भांड कहने का मतलब है, देखिए ये तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता के समय यूज होती थी, ठीक है। किस समय उपयोग, किस समय था, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता के समय, ठीक है। इस समय ऐसा, ठीक है, इसको हम कस बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा मिट्टी के बर्तन, ऐसा मिट्टी के बर्तन जिनका उपयोग उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के गरीब तबके के लोग, गरीब तबके के आर्य लोग करते थे, ठीक है। मैंने क्या कहा, लाल काले मृतभांड, लाल काले मृतभांड का उपयोग का यूज, ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आर्य द्वारा की जाती है। और आर्य के वो गरीब तबके के जो आर्य लोग थे, ठीक है, गरीब लोग तबके के जो आर्य लोग थे, ठीक है, वो इस लाल काले मृतभांड का उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए, देखेंगे भाई उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता हम पढ़ेंगे, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से पता चलेगा, क्यों, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, ठीक है, जब वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है तो दो भागों में, ठीक है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको और जो है एक तरफ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपको एक तरफ नजर आएंगे, ठीक है, बहुत मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। और एक तरफ शूद्रों की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है, जो निम्न, ठीक है, हो सकते हैं गरीब और निम्न तबके के। तो वहां पर जो यूज किया जाता है तो गरीब तबके के लोग आर्य से यूज करते हैं, ठीक है।
वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लाल काले मृतपाट का उपयोग किया जाता है। चलिए थर्ड या तीसरा है, ठीक है, चित्रित धूसर मृतपाट। क्या है, चित्रित धूसर धूसर मृतपाट, ठीक है। और इस मृतपाट का उपयोग उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के जो बड़े लोग थे, ठीक है, वो ठीक है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसा मिट्टी के बर्तन जिनका उपयोग जिनका उपयोग या जिनका यूज, ठीक है, उत्तर वैदिक, ठीक है, वैदिक कालीन सभ्यता के बड़े लोग, ठीक है, बड़े लोग करते थे, ठीक है, करते थे। ऊंच नीच जाति व्यवस्था की भेदभाव टाइप की जो है स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, इसीलिए और जो है हम बोल सकते हैं, ठीक है, बड़े लोग छोटे लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊंच नीच जाति व्यवस्था कर्मकांड ये सभी की जो है चीजें हो गई थी स्टार्ट, ठीक है। तो चित्रित धूसर मृतपाट क्या है, ये क्या है, चित्रित धूसर मृतपाट, तो इसका उपयोग जो है यहाँ के लोगों द्वारा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, एक तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, यहाँ से। साहित्यिक स्रोत की बात हम जानते हैं, ठीक है, मैं और लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे क्या है, पुरातात्विक स्रोत के बाद, चलिए ये पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत के बाद हम अगर जानते हैं तो वो है, ठीक है, ये लिखा हूँ क्या, ठीक है, नहीं चलिए। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, क्या है, साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में आप जानते हैं किसकी मैं बातें करूंगा, साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में मैं बात करूंगा किसकी, वेदों की, ठीक है, किससे जानकारी मिलती है, वेदों से, ठीक है, वेदों से जानकारी मिलती है, आर्यों की जानकारी जो है वेदों से मिलती है। और वेद में आप जानते हैं, ठीक है, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद, क्या है, अथर्ववेद। फिर आप देख पाएंगे जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, इससे क्या मिलती है हमें, इससे जो है साहित्यिक स्रोत जो है किसके बारे में, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, क्लियर है बातें, ठीक है। इतनी बातें अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात करें किसके बारे में, आर्यों की जानकारी के बारे में, आर्यों के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गई, ठीक है, ये आपका जो है ये परिचय हम देखें, फिर ये डिफरेंशिएट, फिर आर्य की जो निर्माता पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के बारे में बात की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्यों का निवास स्थान। ये तो सिर्फ अभी जानकारी के स्रोत थे कि आर्य कहाँ कहाँ जो है उनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिली।
अब ये बात करें कि आखिरकार आर्य कहाँ के थे? क्या वो भारत के निवासी थे या अन्य देशों से वो आए हुए थे? ठीक है, कहाँ के निवासी थे, तो उसके बारे में, ठीक है। देखिए, आर्य के बारे में पुख्ता जानकारी कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। सब अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग क्या है, मत है, ठीक है। और वो मत आपको याद करना है, ठीक है। आर्यों का निवास स्थान, ठीक है, क्या है आर्यों का निवास स्थान, कि आर्य कहाँ रहते थे भाई, कहाँ से आए थे पहले, ठीक है। पहले कहाँ थे, ठीक है, कहाँ से भारत में ये आए। चलिए, थोड़ा मैप की ओर चलते हैं, नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ कुछ स्थान जो है मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। चलिए, इस तरफ एशिया की इस तरफ ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, एशिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। पहले जो जगह देख लीजिए का, इसको हम कहेंगे मध्य एशिया, ठीक है। ये वाला स्थान क्या कहा जाता है, मध्य एशिया, ठीक है। चलिए, वहीं पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इस तरफ है आपका तिब्बत, ठीक है। क्या है भाई, क्या है ये, तिब्बत है, ठीक है। दूसरी बात है, चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो आप नदी देख रहे हैं, यहीं से आपको स्टार्ट होता है कौन सा नदी, ठीक है, आपका सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी, और सिंधु नदी जाके कहाँ गिरती है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर, ठीक है। समझिए, ठीक है। इसी के पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और गोमुख से, ठीक है, गोमुख से निकला है आपका कौन सा, गंगा नदी, ठीक है। क्या है, इधर क्या है, गंगा नदी। अभी नदी वदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह के बारे में और जो है हम बात कर रहे हैं, इसी कारण ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, और गंगा नदी के यहाँ के जो स्थान है, बीच के स्थान है, ठीक है, गंगा नदी की इस तरफ के जो है, यूपी के आसपास के जो स्थान है, इस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, इस स्थान को कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या कहते हैं, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है। क्या है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। चलिए, वहीं पर अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, एक क्या है, विंध्याचल पर्वत। इस तरफ हम देखेंगे तो ये क्या है, विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत,
विंध्य, विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत की जो है, ठीक है, इस स्थान को, ऊपरी भाग के स्थान को, ठीक है, मैं थोड़ा जस्ट ऊपर बना दिया हूँ, मैं इस तरफ पर से बनाऊं, ठीक है, इसके ऊपरी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? ऊपरी भाग को हम आर्यव्रत कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं इस भाग को, ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? आर्यव्रत, आर्यव्रत। और निचली भाग को, ठीक है, निचली जो भाग है, निचले स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? वामाव्रत, ठीक है, या फिर जो है दक्षिणाव्रत जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणाव्रत। अब लोग सोच रहे हैं सर क्या बताने चाहते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वहीं पर हम देखेंगे तो आपकी जो है राजस्थान के पास की जो स्थान है, ठीक है, राजस्थान के आसपास के जो स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं? ब्रह्माव्रत प्रदेश, क्या बोलते हैं? ब्रह्माव्रत प्रदेश के नाम से ये जानते हैं। चलिए, वहीं पर पाकिस्तान के एरिया के इस तरफ का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान के एरिया के तरफ का जो क्षेत्र है, इस तरफ को हम कहते हैं मुल्तान का जो क्षेत्र है, ठीक है, देविका प्रदेश। इसको किस नाम से जानते हैं? देविका प्रदेश, ठीक है, जो मुल्तान में है, मुल्तान पाकिस्तान, ठीक है, मुल्तान पाकिस्तान में है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? देविका प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको। और हाँ, ये जो है, ये क्या है? सिंधु नदी है, ठीक है, ये कौन सा नदी, मैंने इसको, ठीक है, ये वाला जो नदी है क्या है? ये सिंधु है, सिंधु नदी है। और सिंधु नदी, और साथ ही साथ अन्य नदी का उद्गम यहाँ पर इसी पर आपको देखने को कहीं जो है रावी है, झेलम है, चिनाब है, ठीक है, सतलज है, आपका जो है व्यास है, ठीक है, ये सभी नदी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नदियों का यहाँ पर क्या है? संगम देखने को मिलता है, ठीक है, नदियों का क्या मिलता है? संगम देखने को। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी स्थान को, इसी संगम वाले जो स्थान को, नदियों के जो संगम थे, इसी स्थान को हम क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर नदियों, खासकर जो है सिंधु और सिंधु के सात जो है, सिंधु करके सात सहायक जो है, टोटल जो है 7 नदियों का संगम था, ठीक है, सिंधु और टोटल, टोटल मिला के 7 नदियों का संगम, इसलिए तो सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, और ये मैंने कहा ये गंगा है, गंगा, और साथ में यहाँ से आपको यमुना नदी आपको देखना, और गंगा, और ये है यमुना, और गंगा यमुना के बीच जो स्थान है उसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश मैंने कहा, ठीक है, नेपाल के उस तरफ तिब्बत कहा, फिर मध्य एशिया, और जो है मैंने कहा। चलिए, चलिए, ये आप जगह देख लिए, कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, जगह देख ली भाई। तो ये एक तो तिब्बत, ठीक है, एशिया में जो है, ये क्या कहा? मध्य एशिया, ठीक है, क्या है? मध्य एशिया, और ये तिब्बत, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है, ब्रह्मावृत प्रदेश, देविका प्रदेश, सप्तशृंग प्रदेश, ठीक है। तो यही,
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग विद्वानों का क्या था, निवास स्थान के, आर्यों का निवास स्थान का जो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। ठीक है, तो अगर हम बोले आर्यों का निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थान, और आर्यों के निवास स्थान की मत जो है अलग अलग है, अलग अलग इनकी राय है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कुछ विद्वान है या कुछ इतिहासकार है, और उन विद्वान या इतिहासकार का जो है मत है, ठीक है, या उनके द्वारा दिए गए मत कौन कौन से हैं, ठीक है, वो क्या क्या बताते हैं निवास स्थान के बारे में। चलिए, इनके क्या क्या मत है इतिहासकार के। तो पहले बात हम करेंगे, देखेंगे स्वामी जो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका क्या मत है, इनका क्या कहना है कि आर्य जो है कहाँ के निवासित है, ठीक है, तिब्बत के थे। कहाँ के निवासी थे, आर्य तिब्बत के निवासी थे। ठीक है, तो तिब्बत देख सकते हैं इस स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर नेपाल है, ये भारत है। ठीक है, ऊपर जो है क्या है, तिब्बत है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैं ये चीजें मैंने बताया। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो डॉक्टर अविनाश चंद्र। ठीक है, इसकी बातें डॉक्टर अविनाश चंद्र, और डॉक्टर अविनाश चंद्र का कहना है आर्यों के निवास स्थान पर उनका ये मानना है कि ये जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के थे, या सप्त सैंधव देश के थे। कहाँ से आए थे, का निवास स्थान पहले कहा था सप्त सैंधव, और सप्त सैंधव कहाँ है आपको देखने को मिला है, जो तिब्बत से नदी निकली है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। जो अरब सागर देख रहे हैं, ठीक है, ये अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में आप ये मिल जाती है, और यहीं पर निकला हुआ है सिंधु के साथ साथ आपका जो है झेलम है, चिनाब है, ठीक है, व्यास है, रावी है। ये सभी नदियों का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, संगम देखने को। तो सात जो है मुख्य नदी का संगम यहाँ पर है। इसी कारण इस स्थान को किस नाम से पुकारा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने भाई, ठीक है, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा कि ये जो है आर्य कहाँ के थे, यहीं के निवासी थे। ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए, तीसरी बातें हम करेंगे किसकी, ठीक है, पंडित गंगाधर झा। ठीक है, पंडित गंगाधर झा, और पंडित गंगाधर झा का कहना है कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ठीक है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि या ब्रह्म ऋषि प्रदेश। और ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसको कहा गया है भाई, ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसको कहा गया है, ठीक है, आपकी जो है गंगा और यमुना, जो यूपी के आसपास देखें, गंगा और यमुना के बीच के जो स्थान है, ठीक है, फिर यमुना यहाँ जाकर मिलती है, मैं लंबा बना दिया, वो गलत बात है। ठीक है, उसको जो है अभी नदी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ इस, ठीक है, कभी आप सोचेंगे भैया गंगा इधर क्यों, दोनों इधर क्यों बना, क्योंकि वो यमुना मिल जाती है, इसको छोड़िए अभी। ठीक है, ठीक है, आप इतना समझिए कि गंगा और यमुना के बीच के स्थान को ब्रह्मर्षि प्रदेश या ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया है, और यहीं पर आर्यों का स्थान है। और ये किसने कहा है, पंडित गंगाधर झा। ठीक है, वहीं पर डी एस त्रिवेदी, क्या है, डी एस, डी एस त्रिवेदी साहब, और डी एस त्रिवेदी का कहना है, ठीक है, चलिए, डी एस त्रिवेदी का कहना है कि जो है देविका
प्रदेश के निवासी थे। क्या थे? देविका प्रदेश। और देविका प्रदेश किसको कहा गया है? देविका प्रदेश है आपके पाकिस्तान के मुल्तान के जो क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान के जो मुल्तान है, ठीक है, मुल्तान पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? देविका प्रदेश। तो यही की है, क्या है? रहने वाले थे, ऐसा कहा है, ठीक है। एक चीज और, इस तरफ जाएंगे, ठीक है, इधर तो खैर जो है चीजें नहीं है, ठीक है, इसलिए इधर नहीं बनाया हूं मैं, ठीक है। इस तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे तो जगह नहीं है, मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये स्थान जो है ये एशिया है, आप जानते हैं, ठीक है, एशिया। और ये जो स्थान है ये क्या कहलाता है आपका? यूरोप। क्या है? यूरोप। यूरोप जानते हैं, यूरोपियन प्रदेश आए हुए थे, ठीक है। कहाँ पर? भाई यूपी में जो देश है, ठीक है, वो आए हुए थे, ठीक है। इस समय अंग्रेज वहीं के थे, जो है डच वहीं के थे, पुर्तगाल वहीं के थे, फ्रांसीसी वहीं के थे, ठीक है। तो यूरोपीय प्रदेश का आगमन जब हम जो भारतीय इतिहास में कब पढ़ेंगे? जब आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तब। तो यूरोपियन जानते हैं, ठीक है। और इसी समुद्री मार्ग से होती हुई, इस समुद्री मार्ग से, ठीक है, मथियानी बनाओ यहाँ से कलिकट, ठीक है, यहाँ पर कलिकट बंदरगाह में सबसे पहले आया था, यहाँ पर पुर्तगाल, ठीक है, यहीं से ऐसे इस रास्ते से, ठीक है, इसी समुद्री मार्ग से। तो यूरोप का स्थान कहाँ है? इस तरफ है। किस तरफ है? इस तरफ। तो मैप वहां मैं बना नहीं सकता क्योंकि वर्ल्ड मैप है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है। चलिए, यदि हम देखें तो चौथे नंबर पर डीएस त्रिवेदी, ठीक है। एक नाम और है, विलियम जोन्स। क्या है? विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स साहब का कहना है कि भाई साहब ये क्या थे? यूरोप के थे। क्या थे? यूरोप के निवासी। क्या थे? यूरोप के निवासी थे, यूरोप के। और वहीं पर एक अन्य इतिहासकार मैक्स मुलर, ठीक है, नाम बहुत सुने होंगे मैक्स मुलर का, ठीक है। मैक्स मुलर। और मैक्स मैक्स मुलर का क्या कहना है कि जो निवासी है वो कहाँ के थे? मध्य एशिया के, ठीक है। चलिए, वहीं पर कुछ और ये नाम है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव के थे। क्या है? उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव समझते हैं ना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड मैप की बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे इस तरह से ये है मैप, ठीक है, इस प्रकार से ये रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या पढ़ेंगे जब जो है जियोग्राफी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, ठीक है, कब होगा दिन, कब होगा रात, ठीक है, सभी चीजों की जो है बातें करेंगे, कितने सेकंड में क्या होगा, ठीक है, कहाँ से गुजरती है, वगैरह वगैरह। चलिए, तो फिलहाल अभी यही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है, क्या है? 0 डिग्री जानते हैं, 0 डिग्री के ऊपर हम क्या बोलते हैं? उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और उसके नीचे जो है उसको हमने क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, ठीक है, ये हम बातें करेंगे। चलिए, ये 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है उत्तर में अब जो पोल है, ठीक है, ऊपर जो पोल है, नीचे पोल है, मतलब ध्रुव है, लेफ्ट और राइट में पोल, ठीक है, ठीक है। ऊपर और नीचे, अगर उसको हम कहते हैं, ऊपर को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पोल, ठीक है, उत्तरी जो है ध्रुव कहते हैं, और नीचे को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, क्या कहते हैं? ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और 30.5 ऊपर कर्क रेखा, 30.5 नीचे और मकर, ये बातें छोड़िए, ठीक है, अभी सब इतना ही जरूरी है, ठीक है।
तो ऊपर जो है क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, क्या है, उत्तरी ध्रुव। तो बाल गंगाधर तिलक साहब का कहना है कि जो निवास स्थान है वो कहाँ के थे, वो यही के थे। तो क्या पॉसिबल है नहीं समझ सके, ठीक है, जो भी है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इनकी मत याद रखना, ठीक है, कौन सा विद्वान ने, कौन से इतिहासकार ने क्या कहा, क्योंकि आर्यों के निवास स्थान का प्रिडिक्शन किया गया था, प्रिडिक्ट किया गया था, ठीक है, उनका प्रॉपरली कोई स्थान बताया नहीं गया था कि ये कहाँ की थी, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग क्या है, मत देखने को मिलता है। वहीं पर एक और नाम ऐड कर सकते हैं DS कल्ला का, ठीक है, सॉरी LD कल्ला, मैं LD लिख देता हूँ, ठीक है, LD कल्ला। और LD कल्ला का कहना है कि ये जो है कश्मीर के थे, कश्मीर, ठीक है, हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, कश्मीर हिमालय क्षेत्र की क्या थे, निवासी थे आर्य। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैप, देखिए आप मैप याद करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी, इसको याद करेंगे तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि इन्होंने क्या कहा। लेकिन ये जो मैप है, मैंने मैप का सहारा इसलिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो तिब्बत जानते होंगे, यूरोप जानते होंगे, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव, कश्मीर ये जानते होंगे, लेकिन कंफ्यूज होता है देविका प्रदेश किसको कहा जाता है, महर्षि प्रदेश किसको कहा जाता है, सप्त संधव प्रदेश किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने मैप का सहारा लिया और कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर है वो मैंने बताया, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसको भी लिख सकता था, ठीक है, चलिए। सॉरी, ठीक है। तो प्रॉपरली हम अभी तक जो देख रहे हैं वो किसके बारे में देख रहे थे भाई, अभी तक जो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्यों के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में परिचय हुआ था, फिर आर्यों की जानकारी हुई थी, ठीक है, हो गया है खत्म, आर्य कहाँ से आए, ठीक है, उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वगैरह वगैरह की बात है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो जब तक हम वैदिक सभ्यता हम नहीं जान पाएंगे, जब तक वेदों के बारे में नहीं जान पाएंगे, ठीक है, तब तक जो है ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ना बेकार है, ठीक है। कई टीचर्स क्या करते हैं, पहले उत्तर वैदिक कालीन, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ा देते हैं, उसके बाद वेद को अलग से पढ़ लेना, या फिर जो हम कर, क्योंकि जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है, वेद है। तो जब तक हम वेदों को नहीं पढ़ेंगे, वेदों पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक जो है ये दोनों हम नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। चलिए, तो उसके बाद हम देखते हैं वेद की चर्चा करते हैं, ठीक है, वेदों की चर्चा करते हैं। चलिए, वैसे मेरा नाम भी वेद है भाई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम देखेंगे वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे वेद की, ठीक है, इसकी बात करेंगे वेद की, क्योंकि उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य वगैरह की बातें हम जो है लास्ट में, इस वेद खत्म होने के बाद जो है, चारों वेद खत्म होने के बाद हम करेंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेद की परिचय हम देख लेते हैं क्या क्या है,
ठीक है, क्या क्या बातें हैं। 4 वेद तो है वो आप जानते ही हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, वेदों के बारे में बात करें, तो वेद जो है विद धातु से बना हुआ है। ठीक है, वेद शब्द जो है, ठीक है, विद धातु से बना हुआ है, धातु से बना है। ठीक है, और इसका अर्थ जो होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, क्या है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। ठीक है, वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान या जानना। चले, वेदों की कुल संख्या आप जानते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ, जहां पर मैंने लिखा वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, क्या है, 4। तो आप 4 को जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या है, अथर्व, ठीक है, वेद। ऋग्वेद के बारे में ये बोला जाता है कि ये सबसे जो है प्राचीन जो है क्या है, वेद है। ठीक है, चलिए, सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ कौन सा है, कौन सा वेद है, ठीक है, ये ऋग्वेद है। लेकिन सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है इसको, वेदों को हम क्या कहते हैं, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, कौन सा है, वेद है। चलिए, और ये जो है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ यही है, वेद। ठीक है, कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, वैदिक साहित्य में वेद पढ़ेंगे। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है, वेदों को जानने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको ब्राह्मण ग्रंथ जो है पूरा डिटेल में बताता है, उसकी बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर आरण्यक उपनिषद की बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं वेद। तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वेद जो है। ठीक है, प्राचीन जो है ग्रंथ है। वेद शब्द वेद धातु से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। और वेदों की कुल संख्या जो है 4 है, जिसके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ये बस, चलिए, चलिए, इस वेद के जो है, देखिए, कहा जाता है वेद के क्या थे, अन्य नाम है। ठीक है, वेदों की क्या है, मैं इस प्रकार से, चलिए, मैं इसी पेज में लिख देता हूँ क्योंकि इस पेज बचा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोलूं वेदों के अन्य नाम, अन्य नाम भी है, अन्य नाम से इनको भी पुकारा जाता है। ठीक है, क्या है, वेदों के अन्य नाम। तो एक जो है
नाम देखने को मिलता है। ठीक है, एक जो है उसको हम कहते हैं श्रुति साहित्य। ठीक है, क्या है? श्रुति साहित्य। क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य। अब देखिए समझिएगा, श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहने का मतलब है सुनकर, ठीक है, क्या करना है? ठीक है, सुनकर बातें बोली जाएगी। ठीक है, श्रुति का मतलब सुनना, श्रुति का मतलब है सुनना। ठीक है, तो देखिए वेद जो है प्रारंभ में क्या था? लिपिबद्ध नहीं थी, प्रारंभ में उसको लिखा नहीं गया था। ठीक है, उनका ये कहना है कि वेदों का एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, परिचलन या चलन जब हुआ, ठीक है, उनको सुनकर हुआ। सुनकर कहने का मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में दादा दादी जो है, नाना नानी क्या करते हैं? ठीक है, कुछ कहानी सुनाते हैं, कुछ स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, कुछ शेर भालू बंदर, इस प्रकार से कुछ ना कुछ जो है पुराने जो है स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, और आज तक जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कई स्टोरी कई चीजें जो है चलती आ रही है। ठीक है, वो सुन सुनकर हम आगे बढ़े, सुन सुनकर आगे जो है देखने को मिलता है वो कहानी स्टोरी वो चीजें। तो उसी प्रकार वेद जो है, वेद की जो है कहानी आगे बढ़ रही थी। कैसे? श्रुति से कहने का मतलब सुन सुनकर इसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आगे बढ़ाते गए। तो प्रारंभ में ये क्या थे? ये जो है लिपिबद्ध नहीं थे, और प्रारंभ में ये जो है सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते थे, ले जाते थे। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। ठीक है, चलिए ये समझ लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूं इसके अंदर? इसके अंदर वही लिखूंगा। ठीक है, प्रारंभ में जो है लिपिबद्ध नहीं थे, ऐसा वैसा। ठीक है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, जो भी उसका उतना जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखिए। ठीक है, दूसरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अपरोक्ष। ठीक, अपरुषि। अपरुषि, अपरुषि का मतलब है कि किसी पुरुष द्वारा, ठीक है, ना लिखा गया। ठीक, अपरुषि का मतलब है किसी पुरुष द्वारा ना लिखा हो। ठीक है, ऐसा साहित्य, ठीक है, ऐसा साहित्य जो किसी पुरुष द्वारा न लिखा हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपौरुष। और अपौरुष से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको तो लिखा गया है भाई, इसको तो लिखा गया है, तो अपौरुष क्यों कहेंगे? किसी पुरुष द्वारा न लिखा गया हो। ठीक है, तो वेद व्यास साहब ने इसको लिखा है। ठीक है, वेद व्यास साहब ने इनको लिखा है, फिर उससे हम उसको अपौरुष क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा श्रुति साहित्य हम कहे थे क्योंकि ये जो प्रारंभ में लिपिबद्ध नहीं थी। ठीक है, अपौरुष नाम इसलिए भी पुकारा जाता है क्योंकि ये किसी पुरुष द्वारा पहले नहीं लिखा गया था। इनका ये मानना है, इनका ये मानना था कि ये जो है सुन सुनकर, ठीक है, पहले जो है इसने ईश्वर ने सुना। ठीक है, ईश्वर के द्वारा जो है, ठीक है, सुनाया गया। ठीक है, ईश्वर, देवता, ठीक है, ऋषि मुनि, ठीक है, क्या है? ऋषि मुनि, ईश्वर से ये जो है देवता सुने। ठीक है, देवताओं ने ऋषि मुनि को बनाया, बताया। ठीक है, और ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपने जितने भी क्या थे शिष्यों को, किसको बताया? शिष्य को। और शिष्यों को बताया, और शिष्य से पूरा जनमानस तक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुई? ठीक है, क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ठीक है, ये जो अपौरुषेय कहने का मतलब है जो वेदों की बातें हैं, वेदों की बातें हैं, वेदों की बातों को, ठीक है, ईश्वर ने, ठीक है, देवताओं को बताया। ठीक है, देवताओं ने ऋषि मुनियों को बताया। समझिएगा,
ऋषि मुनियों ने शिष्यों को जो है बताया, और उनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी चलती रहती, ऐसा कहा गया है। ठीक है, पहले लिखने का, ठीक है, पहले क्या कहा जाता है कि इसको लिखे कैसे। ठीक है, इसको हम लिखे क्यों और लिखे कैसे, क्यों, क्योंकि ये जो है वेदों के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो वेद है, ठीक है, ये ईश्वर के द्वारा, और ईश्वर खासकर उस समय ब्रह्मा को मानते थे, समझेगा, ईश्वर खासकर ब्रह्मा को मानते थे, और ब्रह्मा के द्वारा या ईश्वर के, ठीक है, मुख से निकली हुई वाणी है, मुख से निकली हुई क्या है, निकली हुई क्या है, वाणी है। और मुख से निकली हुई क्या है, वाणी है, कौन से, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई। देखिए, वेद जो है, मैंने कहा वेद जो है ब्रह्मा के मुख से निकली हुई क्या है, वाणी है। और इसका पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर से देवता, देवता से ऋषि मुनि, ऋषि मुनि से शिष्य, शिष्य से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो इस वेद को हम क्यों लिखें, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इस वेद को अगर हम, ठीक है, लिपिबद्ध करें, ठीक है, ब्रह्मा से निकली हुई वाणी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वेद, ब्रह्मा की निकली हुई वाणी को ही क्या कहा गया है, वेद कहा गया है। अब वेद को अगर हम लिपिबद्ध करें, ठीक है, वेद को हम लिपिबद्ध करें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इसको लिखेगा, कोई व्यक्ति, अरे भाई मैं लिखूंगा, कोई लिखेगा, मैं तो खंडन लिखूंगा, कोई ना कोई तो लिखेगा, ठीक है, कोई ना कोई लिखेगा, तो उसका श्रेय उनको जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, उनका श्रेय उसको जाएगा। जैसे आप बुक लिखते हैं, ठीक है, आप देखेंगे मार्केट में कई जो है बुक जो है संकलन, कई जो है राइटर के बुक आते हैं, तो उन राइटर से ही पता जाता है ना कि इस राइटर का बुक है। ठीक है, इस राइटर का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, इस राइटर का बुक है, ये आप जानते हैं। तो जो बुक लिखेगा उसको श्रेय मिलता है। ठीक है, अरे भाई इसका बुक बहुत चल रहा है, ठीक है, हरिराम पटेल का बुक अच्छा चल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी के मैथ्स परवान का बुक अच्छा चल रहा है, तो सीआईएस का बुक अच्छा चल रहा है, ठीक है, प्रोफेसर का बुक अच्छा चल रहा है, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं। ठीक है, तो उनका जो है एक नाम आता है, उनका जो है रेपुटेशन रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है अगर कोई इस वेद की रचना कोई लिपिबद्ध करेगा, लिखेगा, तो उसका श्रेय उनको जाएगा। तो ये जो है ऋषि मुनि को कभी भी, ठीक है, ये नहीं था कि ईश्वर के द्वारा बोली गई वाणी जो वेद है, ठीक है, उसका श्रेय किसी अन्य और जो है सामान्य पुरुष को जाए, क्योंकि ये ईश्वर से मुख से निकली हुई वाणी है। ठीक है, ये शुद्ध वाणी है, ईश्वर से निकली हुई शुद्ध वाणी है, जिनका श्रेय किसी अन्य नॉर्मल व्यक्ति को न जाए, इसलिए स्टार्टिंग में इसको क्या नहीं किया गया था, लिखा नहीं गया था। फिर बाद में, ठीक है, बाद में ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जानने में, समझने में, ठीक है, लोगों को कठिनाई आ रही, क्योंकि बोल के हम कितना बताएंगे, कहानी को कहानी टाइप से बताएंगे ना। ठीक है, कहानी को, जैसे होता है ना कि एक किसी कहानी को, ठीक है, 3 घंटे की फिल्म में निकाल देते हैं। ठीक है, किसी कहानी को 3 घंटे, ढाई 3 घंटे की फिल्म में निकाल देते हैं, तो वो तो कहानी टाइप हो गया। लेकिन वो प्रॉपर एक एक चीज को, ठीक है, लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए कहा गया नहीं भाई, लिखना ही जरूरी है। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इनका जो संकलन किया, वेदों का जो संकलन किया गया है, ठीक है, वो किसने किया गया है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, याद रखिए किसने किया था, कृष्ण द्वैपायन। किसने, द्वैपायन। ठीक है, और कृष्ण द्वैपायन क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम कृष्ण द्वैपायन है। ठीक है, और बाद में जब इन्होंने वेदों की रचना की, इसके लिए, इसीलिए इसको बाद में क्या कहा गया, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते हैं महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना की है। ठीक है, वेदों की रचना की है, और इसका असली नाम या रियल नेम कृष्ण द्वैपायन है। ठीक है, तो इनका जो है वेदों का संकलन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातें। तो ये है शुद्ध साहित्य, इसलिए कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर उसको आगे बढ़ाए। अब और उसे इसलिए कहा गया क्योंकि स्टार्टिंग में किसी पुरुष द्वारा न लिखी गई है। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है, पुरुष द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जो ब्रह्मा या ईश्वर की
मुख से निकली ही वाणी है, ठीक है। और जिनका श्रेय किसी दूसरे पर न जाए, किसी सामान्य व्यक्ति पर न जाए, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं लिखा गया था। ये बात है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है वैदिक साहित्य में जो वेद की हम थोड़ी बहुत जो है इंट्रोडक्शन वाली पार्ट देख चुके हैं। अब जो बातें करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है एक एक वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद में क्या क्या चीजें देखने को मिली है, ठीक है। कितने सूक्त है, कितने मंत्र हैं, ठीक है। ऋग्वेद को किस प्रकार से किस समय पढ़ा जाता है, क्या क्या शाखाएं हैं, ठीक है। साकल बाल के लिए क्या है, बहुत सारी चीजें हम पढ़े। तो ऋग चारों वेद को जो है अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये चारों वेद हो जाएगा, साथ ही साथ उन, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद वगैरह भी सब लगभग हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 क्लास इसमें हो जाएगा और 2 क्लास जो हम पढ़ेंगे वो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता रहेगा एक क्लास, और एक क्लास उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है, ठीक है। तो 4 हो सकता है, 5 क्लास भी, ठीक है, हो सकता है 5 क्लास भी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 5 क्लास में कंप्लीट हुआ है, मुझे लग रहा है ये भी होगा। कोशिश करूंगा 4 क्लास में खत्म करने की, ठीक है, क्योंकि जितना, ठीक है, ज्यादा नहीं लंबा खींचूंगा, ठीक है। और लंबा अगर खींचूंगा तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आराम से चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं जैसा भी है, चलिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और आज की क्लास हम यहीं पर क्लीन करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और बातें करेंगे, ठीक है, 4 वेदों के बारे में। चलिए, थैंक यू।